दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि बैंक्स का बिजनेस मॉडल क्या होता है? बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं? सबसे कॉमन तरीका तो यही है कि बैंक्स जो लोन बांटते हैं उससे मिलने वाले इंटरेस्ट से बैंक्स पैसे कमाते हैं, मगर उनका प्रॉफिट इससे कहीं ज़्यादा होता है। बैंक्स और भी कई सोर्सेज से पैसे कमाते हैं, जो कि इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि इन्फ्लेशन या महंगाई क्या होती है, और आरबीआई कैसे जब चाहे महंगाई को कम या ज़्यादा कर सकती है, मगर आरबीआई ऐसा करती क्यों नहीं? और क्यों नहीं सरकारें ढेर सारा पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? जानेंगे ये सब कुछ और बहुत कुछ आज की इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो उसी कन्वेंशनल तरीके को समझते हैं जिससे बैंक्स पैसे कमाते हैं। वो है इंटरेस्ट चार्जेस। सपोज आपने अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा किए हैं, तो बैंक आपको 3.5% से 5.5% डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक उस 1 लाख पर इतना इंटरेस्ट देगा। सपोज कि आपका बैंक आपको 5% रिटर्न दे रहा है, तो इस केस में जो 1 लाख रुपए आपने बैंक में जमा किए हैं, साल के एंड में वो 1 लाख रुपए बढ़कर 1,05,000 रुपये हो जाएंगे। मगर बैंक आपको वो 5,000 रुपये अपनी जेब से तो देगा नहीं। जो पैसा आपने बैंक में जमा किया है वही पैसा बैंक आगे लेट्स से 10% इंटरेस्ट पर आगे लोन में बांट देगा। अब बैंक ने जिस किसी को भी वो पैसा लोन में दिया है, वो 1 साल बाद बैंक को 1,10,000 रुपये लौटाएगा। तो अब इस केस में बैंक का प्रॉफिट हुआ 1,10,000 माइनस 1,05,000 यानी 5,000 रुपये। इसे हम नेट इंटरेस्ट इनकम भी बोलते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कस्टमर 1 साल के अंदर ही या बैंक में पैसा जमा करने के दूसरे दिन ही अपना पैसा निकालना आ जाए, तब क्या होगा? गाइज, एक्चुअली सिर्फ आप अकेले ही तो हैं नहीं बैंक के कस्टमर। आप जैसे करोड़ों और भी कस्टमर्स हैं बैंक के पास। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी के पास इस टाइम 6 करोड़ कस्टमर्स हैं। मतलब एचडीएफसी के पास इन 6 करोड़ लोगों का पैसा है, और एचडीएफसी को बहुत अच्छे से पता है कि ये 6 करोड़ लोग एक साथ तो अपना पैसा निकालने आएंगे नहीं, तो बैंक्स आपका यही पैसा आगे लोन में बांट देते हैं। मगर आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमेशा इस चीज़ का डर होता है कि अगर बैंक ने अपना सारा का सारा पैसा लोन में बांट दिया, या बैंक अपना लोन में दिया हुआ पैसा वापस रिकवर नहीं कर पाई, और उसी पर्टिकुलर टाइम पर बहुत सारे लोग एक साथ बैंक से अपना पैसा निकालने आ गए, तो इस केस में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और इस सिचुएशन को बैंक रन बोलते हैं। 2019 में पीएमसी बैंक के साथ और मार्च 2020 में यस बैंक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। अब ऐसी सिचुएशन ना हो, इसीलिए आरबीआई जो कि बैंक्स का बॉस होता है, उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक्स को अपने टोटल पैसे का 4% अपने पास एज अ कैश रखना मैंडेटरी होता है, और इसे हम सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। इसके अलावा भी बैंक्स को एसएलआर या स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, जो कि इस टाइम 18% है। एसएलआर के 18% होने का मतलब बैंक्स को अपने पास रखे हुए टोटल पैसे का 18% गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, गोल्ड रिजर्व्स या पीएसयूज एट्सेट्रा। तो 18% एसएलआर प्लस 4% सीआरआर यानी टोटल 22% पैसा बैंक्स लोन में बांट नहीं सकते। और फ्यूचर में कभी अगर कैश क्रंच की सिचुएशन आती है, तब बैंक्स इन 22% से ही अपने कस्टमर्स को पैसे वापस करेंगे। और बैंक रन सिचुएशन में बैंक्स अपने कस्टमर्स पर मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट पर लिमिट लगा देते हैं। जैसे पीएमसी बैंक ने 50,000 की लिमिट लगा दी थी। इससे होता यह है कि बैंक्स को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है कि वो कहीं और से पैसे जुगाड़ कर लें। फिर भी अगर बैंक्स पैसे रिकवर नहीं कर पाती, तो गवर्नमेंट उस बैंक में इन्वेस्ट करके उसे डूबने से बचा लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उसके सिटीजन्स बैंक में रखा हुआ अपना पैसा खो दें। अब और भी कई तरीके हैं जिनसे बैंक्स पैसे कमाते हैं, जैसे एसएमएस चार्जेस। जब भी आपके अकाउंट से पैसा डेबिट या आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, उसका एसएमएस आपके मोबाइल पर आता है। उसके चार्जेस अलग से होते हैं, अप्रॉक्स 10 पैसा। ऐसे देखने में तो ये पैसे बहुत कम लगते हैं, मगर इतने सारे कस्टमर्स के डेली लाखों ट्रांजैक्शन से बैंक्स अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। इसके अलावा भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस होते हैं, और हर फेल ट्रांजैक्शन जिसमें आपके एंड से कोई फॉल्ट होती है, उस पर भी बैंक्स फ़ाइन लगाते हैं। एसबीआई के केस में ये फ़ाइन 20 रुपये प्लस जीएसटी अलग से है। एचडीएफसी या कोटक बैंक के केस में ये फ़ाइन 25 रुपये है। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर भी फ़ाइन लगता है, और क्रेडिट कार्ड बिल्स डिफ़ॉल्ट करने पर भी बैंक्स अलग से हैवी फ़ाइन लगाते हैं। क्रेडिट कार्ड्स पर मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन पर जाके देख सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपने एक दिन में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम से ज़्यादा बार कैश निकाल लिया है एटीएम से, तो उस पर भी बैंक्स अलग से चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक से आप दिन भर में मैक्सिमम 4 बार ही कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बार कैश निकालने पर आपको 2.5% अलग से देना पड़ेगा, और 24 घंटे में आप मैक्सिमम 2 लाख ही निकाल सकते हैं। उससे ज़्यादा निकालने पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, और चेक बाउंस होने पर, लॉकर रखने पर, इंश्योरेंस, इन सब पर भी बैंक्स अलग से चार्ज करते हैं। इन सब के अलावा बैंक्स खुद से भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में, निफ्टी में या रियल एस्टेट में। तो ये था बैंक्स का बिजनेस मॉडल।
और अगर आज की डेट में किसी को बैंक खोलना है तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से उसके पास मिनिमम 500 करोड़ होने चाहिए। उससे कम में बैंक्स का बिजनेस नहीं किया जा सकता। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि गवर्नमेंट ढेर सारे पैसे छापकर लोगों में बांटकर उन्हें अमीर क्यों नहीं बना देती। तो इसके दो मेन रीज़न हैं। पहला तो गवर्नमेंट बस उतने ही नोट छाप सकती है जितनी गवर्नमेंट के पास एसेट्स हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि नोट्स प्रिंट करना डायरेक्टली जीडीपी से रिलेटेड होता है। और दूसरा रीज़न है इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल, डिमांड एंड सप्लाई। अर्ली 90s में जिम्बाब्वे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। इस क्राइसिस को काउंटर करने के लिए जिम्बाब्वे की सरकार ने ढेर सारे पैसे छापकर लोगों में बांट दिए, जिस वजह से करेंसी की सप्लाई एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। मगर खाने पीने के आइटम्स, गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी सप्लाई लिमिटेड ही थी, जिस वजह से वहाँ चीज़ों के दाम रातों रात 10 गुना या इवन 100 गुना तक बढ़ गए और उनका पर डे का इन्फ्लेशन 790 मिलियन हो गया था, जिसे इमेजिन कर पाना भी बहुत मुश्किल था। वहीं आरबीआई के हिसाब से इन्फ्लेशन 4 + -2 यानी 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। मीन्स हर 24 से 25 सालों में चीज़ों के दाम डबल होने चाहिए। वहीं जिम्बाब्वे में चीज़ों के दाम एक रात में 100 गुना तक बढ़ जा रहे थे। और बिल्कुल ऐसा ही ब्लंडर वेनेजुएला ने भी किया, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर गई। आज इन कंट्रीज़ में 10 लाख तक के करेंसी नोट्स हैं। एक बार इस फोटो को देखिए, ये फ़ोटो जिम्बाब्वे की है और ये लड़का इतने सारे नोटों के बंडल्स लेकर सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जा रहा है। और इसीलिए नोट छाप कर गरीबी दूर करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। तो ये था बैंक्स का बिजनेस मॉडल। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।